सो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स का वह है सीजोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अच्छे से पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ हम कितने डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं? यहाँ हम स्कीज़ोटाइपल डिसऑर्डर, आफ्टर दैट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, आफ्टर दैट ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, उसके बाद स्कीज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, फिर सीजोफ्रेनिया और स्कीज़ो इफेक्टिव डिसऑर्डर। तो टोटल हमारे पास 6 हैं जो हम कहाँ पढ़ते हैं? सीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो वन बाय वन करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ऑडिबल हूँ ना सबको? Yes, sir. ओके। तो फर्स्ट जो है हमारा स्कीज़ोटाइपल डिसऑर्डर, इसको स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी पढ़ते हैं। आपको याद होगा, याद है किसी को? Yes, sir. हाँ, तो ये यहाँ पर भी आएगा और हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में इसको अलग से भी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज स्कीज़ोटाइपल डिसऑर्डर? अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर विथ ऑड बिलीव्स, मैजिकल थिंकिंग्स एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर विदाउट फुल साइकोसिस। है ना? मतलब पूरी तरीके से साइकोसिस तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनका बिहेवियर ऑड होता है, मतलब ऑड बिलीव्स होते हैं इनके, मैजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं ये, और ऊट पटांग व्यवहार होता है इनका। है ना? मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे की फीचर्स देखेंगे तो इनका बिहेवियर ऑड रहेगा, एक्सेंट्रिक थॉट्स रहेंगे और बिहेवियर रहेगा। सस्पिशियसनेस इनका नेचर है, आप बोल सकते हो सस्पिशियसनेस इनमें होती है, सोशल एंजाइटी होती है, स्ट्रेंथ स्पीच और अपीरियंस, मतलब अलग अलग अजीब तरीके की आवाज़ें निकालते हैं और अपीरियंस भी बहुत अजीब व गरीब देखने को मिलता है। डिफरेंस कैसे है स्कीज़ोफ्रेनिया से? तो सिम्टम्स आर माइल्डर, मतलब स्कीज़ोटाइपल डिसऑर्डर के जो सिम्टम होते हैं वो माइल्डर होते हैं और स्कीज़ोफ्रेनिया के सीवियर होते हैं। यूजुअली नो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन, ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर हेलुसिनेशन डिल्यूजन ऐसे पेशेंट को नहीं होता है, जबकि सीजोफ्रेनिया में तो प्राइमरी सिम्टम्स में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन होते ही हैं। तो सिम्टम्स माइल्डर होते हैं सीजोफ्रेनिया स्कीज़ोफ्रेनिया के कंपैरिजन में। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो इसका? साइकोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, सोशल स्किल ट्रेनिंग हो से कर सकते हो, सीबीटी से कर सकते हो, और लो डोज एंटी साइकोटिक्स, है ना? मतलब एंटी साइकोटिक्स आप दे सकते हो लेकिन लो डोज के लिए। एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं इसकी जो टाइपल डिसऑर्डर का, तो समवन हु बिलीव्स दे कैन सेंस अदर्स थॉट्स, है ना, ड्रेसेस अनयूजुअली एंड अवॉइड्स क्लोज रिलेशनशिप्स। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम दूसरे के जो थॉट्स है वो उसको हम पढ़ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। और ये अजीबो गरीबो तरीके के कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, है ना? मतलब कपड़े पहनने का इनको सेंस नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। कुछ भी पहनते हैं, कैसे भी रहते हैं, ठीक है? और ये रिलेशनशिप्स को अवॉइड करता है। तो स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इनके बिलीव्स ऑड होते हैं, मैजिकल थिंकिंग, आप देख ही रहे मैजिकल थिंकिंग तो है ये, कि और क्या सोच रहा है वो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, ऊट पटांग व्यवहार होता है, और फुल साइकोसिस, विदाउट फुल साइकोसिस। देखो फुल साइकोसिस होने के लिए क्या जरूरी है? हेलुसिनेशन डिल्यूजन होना जरूरी है। ठीक है, इनके की फीचर्स आप मैंने बता ही दिए, सस्पिशियस रहना, सोशल एंजाइटी, स्ट्रेंज स्पीच और अपीरियंस, और एक्सेंट्रिक थॉट्स एंड बिहेवियर। डिफरेंस कैसे है सीजोफ्रेनिया से? क्योंकि सिम्टम माइल्डर हैं सीजोफ्रेनिया से, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर ऐसा देखा है आमतौर पर हेलुसिनेशन डिल्यूजन नहीं होता। इज इट क्लियर आपको? फर्स्ट स्कीजोटाइपल डिसऑर्डर क्लियर है तो थम्स अप करो, है ना? शॉर्ट में ही पढ़ेंगे हम, सारे डिसऑर्डर को शॉर्ट में देखेंगे, जितना जरूरी है हमारे लिए उतना पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमारा डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिल्यूजन्स। आप सभी को पता है डिल्यूजन्स क्या होता है? डिल्यूजन्स होते हैं फॉल्स बिलीफ्स, है ना? तो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर, देखो एक से ज़्यादा, कम से कम एक, और फिर कुछ कितने भी हो सकते हैं, है ना? नाम ही डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। और डिल्यूजन मतलब आप जानते ही हो फॉल्स बिलीफ होता है, और आपको ये भी पता है कि डिल्यूजन के अलग अलग टाइप्स भी होता है। तो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिल्यूजन्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ विदाउट अदर स्कीजोफ्रेनिया फीचर्स। बाकी के जो अदर फीचर्स हैं स्कीजोफ्रेनिया के, स्कीजोफ्रेनिया से, वो इनके बिना डिल्यूजन्स 1 महीने तक, एक एटलीस्ट 1 महीने तक किसी को हो रहा है तो उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो, है ना? टाइप्स आप जानते हो कि डिल्यूजन्स के टाइप्स क्या हैं, मैंने आपको बताए हैं पहले।
यहाँ परसिक्यूटरी एक डिल्यूजन का टाइप है। यहाँ क्या होता है, लोगों को लगता है, पेशेंट को लगता है कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं, लोग उनको मारना चाहते हैं, लोग उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना आपको? Yes, sir. दूसरा जो टाइप का डिल्यूजन होता है वो होता है एरेटोमेनिक। एरेटोमेनिक डिल्यूजन, इसमें क्या होता है, उस पर्सन को लगता है कि बिलीविंग समवन फेमस इज इन लव विद देम। ऐसा लगता है कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो उनसे प्यार करती हैं। शाहरुख खान उनसे प्यार करता है, कैटरीना कैफ उनसे प्यार करती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपको समझ में आ रहा है? उनको ऐसा लगता है एरेटोमेनिक डिल्यूजन में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक। Yes. फिर तीसरे टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो हमारा होता है ग्रैंडियोस वाला डिल्यूजन। ग्रैंडियोस में ऐसा लगता है कि वही भगवान है, उससे टैलेंटेड इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। वो ग्रैंडियोस होता है, तो बिलीव्स इन हैविंग ग्रेट टैलेंट पावर, ऐसा उनको लगता है। तो ग्रैंडियोस हमारे। फिर नेक्स्ट टाइप आप डिल्यूजन होता है जेलस वाला। जेलस मतलब फीलिंग पार्टनर इज अनफेथफुल। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पार्टनर है, बिलीविंग पार्टनर इज अनफेथफुल, उसका ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर क्या है, अनफेथफुल है। सोमेटिक, बिलीविंग समथिंग इज रॉन्ग विद बॉडी। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है, जबकि उसकी वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से हेल्दी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, गलत ही लगता है, फॉल्स बिलीफ है। तो जहाँ पर डिल्यूजन्स, एक से ज़्यादा डिल्यूजन, एक या एक से ज़्यादा डिल्यूजन एक महीने से कम एक महीने तक हैं, तो आप उसको डिल्यूजन डिसऑर्डर बोल सकते हो, है ना। फंक्शनिंग देखेंगे इनकी, तो यूजुअली नॉट इम्पेयर्ड आउटसाइड ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, फंक्शनिंग है यूजुअली नॉट इम्पेयर्ड आउटसाइड ऑफ डिल्यूजन। मतलब आप ऐसा देख सकते हो कि ये हमारे आसपास रह सकते हैं, इनको ऐसा नहीं है कि हम इसको मेंटल हॉस्पिटल में, ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। क्यों? क्योंकि डिल्यूजन है, रियलिटी ब्रेक नहीं हुई है पूरी तरीके से। तभी तो लिखा है विदाउट अदर सीजोफ्रेनिया फीचर्स। विदाउट अदर सीजोफ्रेनिया फीचर रखते तो हम इसको फिर ट्रीटमेंट या फंक्शनिंग फिर बहुत कम होती, फंक्शनिंग वो अडेप्ट नहीं कर पाते। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? Yes, इनकी sir. फंक्शनिंग इम्पेयर्ड नहीं होती है, ये दिन में बोल रहा हूँ सॉरी, ये काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं, है ना। इनको मेंटल हॉस्पिटल में आप ऐसे, इनको पेशेंट को, ऐसे लोगों को एडमिट नहीं करते हो आप। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आप एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं और साइकोथेरेपी दे सकते हैं फॉर इंसाइट। क्यों? क्योंकि इनके इनके अंदर इंसाइट की ही तो कमी होती है, लैक ऑफ इंसाइट ही तो होता है, इनको क्लैरिटी नहीं होती है, जब तो फॉल्स बिलीफ होता है हर बात का, है ना। तो साइकोथेरेपी दे सकते हैं इंसाइट के लिए। एग्जाम्पल की बात करें, अ पर्सन कन्विंस देयर नेबर्स, कन्विंस देयर नेबर इज स्पाइंग ऑन देम विद हिडन कैमराज, है ना। आप देखते हो कि उसको ऐसा लगता है कि उसका जो नेबर है, अ पर्सन कन्विंस देयर नेबर इज स्पाइंग ऑन देम विथ हिडन कैमरास। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको लगता है कि उसको उसको उसी को लोग देख रहे हैं, है ना। और ऐसा करके मतलब उसके उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ लोग, दुनिया घूम रही है, बस वही इम्पोर्टेंट है, उसको ऐसा लगता है। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर आपको क्लियर है? Yes. चलिए, तो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? सडन ऑनसेट ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। सडन ऑनसेट ऑफ साइकोटिक सिस्टम, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच बिहेवियर लास्टिंग 1 day to 1 month, है ना। एक महीने से कम और एक से ज़्यादा, मतलब एक दिन से लेके एक महीने तक आप मान सकते हो। एक महीने से कम का जो जो पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो आपके मतलब अचानक से आपको साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, और वो सिम्टम्स कम से कम एक दिन से लेके कम से कम एक महीने तक होते हैं, है ना। और ऐसे सिम्टम्स की रिकवरी भी बहुत जल्दी से हो जाती है, मतलब एक दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे, एक महीने के बाद वो अपने आप से नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ कि अचानक से सिम्टम आते हैं, साइकोटिक सिम्टम आते हैं, एक दिन से लेके एक महीने तक, मतलब एक महीने से ऊपर नहीं जाती कहानी, वहाँ तक ही रहता है। और ये अपने आप से ठीक भी हो जाते हैं, फुल रिकवरी भी इनकी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो सीजोफ्रेनिया है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी रिकवरी बहुत कम ही होती है, लेकिन ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की रिकवरी पूरी तरीके से हो जाती है, मतलब नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं।
इज इट क्लियर? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इज इट क्लियर? अभी ट्रिगर क्या करता है इनको, क्यों इनको ऐसे वाले सिम्टम्स आते हैं, तो स्ट्रेसफुल इवेंट उनको ट्रिगर कर सकता है, कोई ट्रॉमा उनको ट्रिगर कर सकता है, और पोस्ट पार्टम पीरियड भी उनको ट्रिगर कर सकता है ना, पोस्ट पार्टम पीरियड भी उनको कर सकता है। आपको पता है ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी एक होता है, यस और नो? Yes, sir. आप सबको पता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, पता है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, No, पता है sir. तो जल्दी बताओ, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अरे किसको पता है किसको नहीं पता, ये तो बोलो जल्दी। अब बता दीजिए, अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, सर थोड़ा बहुत पता है, बता दो। सोनाली को पता है? हाँ सर, क्लैरिटी नहीं है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, इसलिए ठीक, आप बता दो। चलो मैं बता देता हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में क्या होता है ना। देखो जब डिलीवरी होती है ना, मतलब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो आप देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद बच्चे की मम्मी को, है ना, डिप्रेशन हो जाता है, याद आ गया? तो आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन होता है किसी फीमेल को, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? जैसे यस सर। एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ वुमन सडनली डेवलप्स hallucinations इन बिजार बिहेवियर आफ्टर लूजिंग अ लव्ड वन, बट रिकवर्स विद इन वीक्स। क्या आपको क्रिस्टल क्लियर है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है? क्लियर है तो सब लोग थम्स अप करो। और किसी का कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? किसी कुछ पूछना है, आगे बढ़े क्या? यस सर। चलिए, देखो किसी को कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। अभी नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है स्कीज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर। स्कीज़ोफ्रेनी फ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? सेम सिम्टम्स एज स्कीज़ोफ्रेनिया बट ड्यूरेशन इज 1 to 6 मंथ, है ना। सारे सिम्टम्स सेम ही होते हैं, सीजोफ्रेनिया के जैसे ही होते हैं, ड्यूरेशन 1 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है। सिम्टम्स कैसे आते हैं? नीड एटलीस्ट टू वन मस्ट बी ABC। देखो इनके सिम्टम्स कितने हैं, यहाँ पर कितने लिखे हैं, टोटल लिखे हैं 5, ABCDE, 5। कम से कम इन पांचों में से कम 2 सिम्टम होना चाहिए, और ABC इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, वो समझ आ रहा है आपको? टोटल सिम्टम्स कितने यहाँ दिखाए हैं, 5 हैं, ABCDE। इनमें से कम 2 होना चाहिए, और उन दो में से से मस्ट जो है वो ABC में से कोई सिम्टम होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। तो या तो यस। डिल्यूजन हो, हेलुसिनेशन हो, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो, डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर हो, नेगेटिव सिम्टम्स हो। नेगेटिव सिम्टम्स भी आप लोग जानते हो, फ्लैट अफेक्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा। कैटाटोनिक बिहेवियर भी आप जानते हो, जिसको स्टूपर इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। मतलब मैंने आपको ये पढ़ाया है बहुत बार, पहले पढ़ाया है कि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो मूर्ति की तरह बन जाता है, या फिर इतना ज़्यादा उछल कूद करता है कि वो उसको एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा वो। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? मतलब उनका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा बिजार और डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। तो डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन सिम्टम्स में से कम 2 होना चाहिए, और एक सिम्टम ABC में से कोई एक होना चाहिए। आउटकम क्या है इसका? सम रिकवर फुली, अदर्स प्रोग्रेस टू सीजोफ्रेनिया। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग सीजोफ्रेनिया, जो प्रॉपर जो फुल सीजोफ्रेनिया है उसकी तरफ लोग बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? एंटी साइकोटिक से कर सकते हैं, CBT से कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी भी यहाँ लिखी है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, अ यंग मैन शोज पैरानोइया, हियर वॉइस एंड विड्रॉज सोशली फॉर 4 months, देन सिम्टम्स स्टॉप। मतलब क्या है, कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग रिकवर नहीं करते हैं, उनकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, सीजोफ्रेनिया उनको होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो 1 to 6 मंथ के लिए ये रहता है। तो इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? अरे बोलो जल्दी, देखो जल्दी यस बोलोगे तो सर। हम जल्दी कवर कर पाएंगे, है ना। यस सर। हाँ,
आज मेरा मूड है, आज मेरा मन है कि मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊं आपको, है ना, बट समझ में आना चाहिए। वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस आपको थम्स अप करते जाना है। आगे बढ़े। Yes, sir. अभी हमारा जो आ गया है स्कीजोफ्रेनिया। स्कीजोफ्रेनिया क्या है? अ क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी थॉट्स एंड इमोशन। अब यहाँ देखते हो जो फुल सीजोफ्रेनिया है, जो कंप्लीट सीजोफ्रेनिया है, वहाँ देखते हो कि रियलिटी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है ना। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर कहीं भी मैच नहीं करते हैं। वो सोचते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है, महसूस कुछ अलग ही करते हैं, और रियलिटी पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है। ड्यूरेशन देखेंगे एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ होना चाहिए, विद एटलीस्ट 1 मंथ एक्टिव फेस सिम्टम्स। देखो एक्टिव फेस सिम्टम्स का मतलब क्या है कि जो सिम्टम्स है ना वो 1 महीने तक पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, या तो पॉजिटिव सिम्टम्स हो या नेगेटिव सिम्टम्स हो, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब एक्टिव फेज में होना चाहिए कम से कम 1 महीना, और एटलीस्ट 6 मंथ तक ये पूरा चल रहा है किसी के साथ। ऐसा कैसा? जब सिम्टम्स देखेंगे वो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं 6 महीने तक, मतलब 6 मंथ तक, और एटलीस्ट 1 मंथ एक्टिव फेज होना चाहिए उन सारे सिम्टम्स का, तो आप उसको सीजोफ्रेनिया बोल सकते हो। इतना क्लियर है जितना मैंने अभी बताया? इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी आप सिम्टम्स देखोगे एक बार फिर से, पहले मैं सीजोफ्रेनिया पढ़ा दिया है, अभी मैं सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स बताऊंगा। देखो पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स की हम बात करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स आपको पता है कि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, है ना। और ऐसा बोल सकते हैं कि डोपामिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन होते हैं। क्या क्या आता है पॉजिटिव सिम्टम्स में? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव सिम्टम्स में आप देखते हो कि जो ब्रेन है ना वो प्रॉपर हाइपर एक्टिव होने की जगह डिप्रेस हो गया हो, तो वहाँ देखने को हमें क्या मिलता है, या फिर डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया। हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है नेगेटिव सिम्टम्स के फॉर्म में? तो फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि उनके चेहरा देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो फ्लैट अफेक्ट मतलब आप देख के बता ही नहीं सकते हो कि सामने वाला फील क्या कर रहा है, ठीक है। फ्लैट इफेक्ट हो गया। अलोजिया, अलोजिया मतलब पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो बोलना ही भूल गए हैं, है ना। इट्स लाइक म्यूटिज्म, इट्स लाइक म्यूटिज्म, इसको अलोजिया बोलता है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. फिर है अब एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी काम में करने का मन नहीं करता है, कुछ काम मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना। सोशल विड्रॉल, ये इनका सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी नेगेटिव सॉरी कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होता है? पुअर अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मतलब उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है, मेमोरी भी पुअर होती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, मतलब हायर मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्टिविटी है, या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वो भी पुअर हो जाता है। तो आपको सिम्टम समझ में आए सीजोफ्रेनिया के? इसको बोलते हैं सीजोफ्रेनिया। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. देखो कॉजेज क्या हो सकते हैं सीजोफ्रेनिया के? स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, मतलब जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है, डोपामिन का डिसरेगुलेशन हो सकता है, ब्रेन स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, प्रीनेटल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, है ना, ऐसी करके क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होते हैं, उससे कर सकते हैं। साइको सोशल इंटरवेंशन, मतलब हम थेरेपी से भी काम कर सकते हैं, सीबीटी, फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन फॉर फंक्शनिंग, कोर्स ऑफन लाइफ लॉन्ग विथ रिलैप्स एंड रिमिशन, मतलब इन शॉर्ट ये बीमारी कभी बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है, ये जीवन भर चलती ही रहती है, रिलैप्स होता रहता है, रिमिशन होते रहता है, लाइफ लॉन्ग ये कहानी चलती ही रहेगी। एग्जाम्पल, अ मैन हियर्स वॉइसेस टेलिंग हिम he is being bossed, believes the government controls his thoughts and struggle to work or socialize, है ना। आपको भर भर के पता होंगे एग्जाम्पल तो। क्या आपको सीजोफ्रेनिया क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। समझ आ रहा है ना सबको?
उसके बाद हमारा जो डिसऑर्डर है वो है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। देखो स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर बनना कैसे? अ हाइब्रिड ऑफ स्कीजोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर। अ हाइब्रिड ऑफ स्कीजोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में आपको पता है डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्कीजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स को मिलाकर बनता है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इज इट क्लियर कि स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है? मतलब स्कीजोफ्रेनिया मूड डिसऑर्डर दोनों के सिम्टम होते हैं, है ना, उसको हम स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके फीचर्स देखोगे तो मेजर मूड एपिसोड्स होते हैं डिप्रेसिव और मैनिक विद स्कीजोफ्रेनिया सिम्टम्स। मतलब स्कीजोफ्रेनिया ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि स्कीजोफ्रेनिया के साथ मूड डिसऑर्डर होता है, तो फीचर भी वैसे ही होंगे, सिम्टम्स वैसे ही होंगे। तो मेजर मूड एपिसोड में डिप्रेसिव और मैनिक विद स्कीजोफ्रेनिक सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स विदाउट मूड सिम्टम्स। मैं ना बिना मूड मतलब इनके फीचर्स देखेंगे, सिम्टम्स आप देखोगे तो मूड सिम्टम्स 2 महीने तक नहीं आए हैं, है ना। delusions, hallucination for at least 2 weeks without mood symptoms. Is it crystal clear? If yes, तो थम्स Yes. अप कर दो। चलिए, वेरी गुड। अभी टाइप्स देखेंगे इसके स्कीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर के। तो इसमें बाइपोलर टाइप में क्या आ जाएगा? मेनिया प्लस डिप्रेशन प्लस साइकोसिस। मेनिया, देखो बाइपोलर नाम से ही पता चल रहा है, बाइपोलर मतलब मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही होंगे। और साथ में स्कीजो अफेक्टिव है तो स्कीजो भी आ गए, स्कीजो मतलब साइकोसिस। तो फर्स्ट टाइप आपको क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. जो दूसरा टाइप है वो है डिप्रेसिव टाइप। डिप्रेसिव टाइप तो ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेशन प्लस साइकोसिस। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेशन, साइकोथेरेपी। एग्जाम्पल, अ वुमन हैज हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स ड्यूरिंग अ मैनिक एपिसोड but also continues to hear voices for 3 weeks after her mood symptoms improve। मतलब मूड सिम्टम आने के पहले 3 वीक तक, कम से कम 2 वीक बोला है, 3 वीक तक उसको हेलुसिनेशन और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ मूड डिसऑर्डर्स भी जब किसी को आए तो हम बोल सकते हैं कि वो स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है। इज इट क्लियर? आपको स्कीजोफ्रेनिया और जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर है आपको? एक बार जो रिकैप है वो रिकैप आप पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, फिर मुझे है ना बताना थम्स अप करके कि आपने वो रिकैप पढ़ लिया, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। जिन्होंने रीड कर लिया वो थम्स अप कर सकते हैं। अरे कितना टाइम लग रहा है रीड करने में? जिन्होंने कर लिया है वो एक बार और थम्स अप कर देंगे। सब कुछ क्लियर है ना आपको? अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ें हम, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। स्टार्ट करें? Yes, sir. हाँ चलो। तो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर या बंट डिसऑर्डर, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, है ना, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, उसके बाद अदर स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हम टोटल यहाँ पर 4 टाइप के डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं किसके अंडर में? बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंडर में। चलिए, बाइपोलर वन डिसऑर्डर या बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, इसमें हम क्या देखते हैं, क्या होता है? एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड, एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड कैन बी प्रेसिडेड और फॉलोड बाय हाइपोमेनिया, है ना, और डिप्रेशन, है ना। कम से कम एक मैनिक एपिसोड होना चाहिए, या तो हाइपोमेनिया के बाद हो वो, है ना, या फिर डिप्रेशन आप बोल सकते हो। जैसे हमने याद करा था कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुशी मतलब मैनिक एपिसोड, तो मैनिक एपिसोड होना तो जरूरी है। इज इट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है ना? तो Yes. बाइपोलर वन डिसऑर्डर में आप सबको मैनिक एपिसोड का मतलब क्या होता है? लास्ट एट लीस्ट 1 वीक, 1 वीक तक ऐसे कुछ चल रहा है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, क्योंकि आपको पता है कि आप बाइपोलर फेज में इतना काम करते हो, इतना काम करते हो, इतना
उछल कूद करते हो, ऐसा लगता है सब कुछ कर लेंगे, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी कभी कभी कराना पड़ता है ऐसे पेशेंट का। इज इट क्लियर? यस। फिर आप देखते हो कि एबनॉर्मली एलिवेटेड मतलब एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब इतना एलिवेटेड फील करते हैं, ऐसा ओवरवेलमिंग फील करते हैं कि नहीं पता ही सब कुछ कर लेंगे, और वैसा वाला इरिटेट भी होते हैं उसकी वजह से। और सिम्टम्स क्या होते हैं इस मैनिक एपिसोड में? इंक्रीज एनर्जी, ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, एनर्जी बहुत भरपूर रहती है, इनको नींद बहुत कम आती है ना, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, है ना, और आइडियाज़ फ्लक्चुएट करते रहते हैं और रिस्की बिहेवियर करते हैं। क्या आपको मैनिक एपिसोड क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, मतलब मैनिक एपिसोड में क्या होता है वो समझ में आ गया तो क्लियर मतलब थम्स अप कर सकते हो। डिप्रेसिव एपिसोड, कॉमन बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, है ना। देखो थोड़ा बहुत डिप्रेसिव एपिसोड आता है, लेकिन बड़ा क्या होता है, मैनिक एपिसोड होता है। डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है कि डिप्रेसिव एपिसोड हो। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? कॉजेज क्या देख सकते हैं हम, क्या कॉज हो सकते हैं बाइपोलर वन डिसऑर्डर के? तो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट मतलब जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा और भी रीजन है लेकिन ये सामने आ गया। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? मूड स्टेबलाइजर्स, मूड स्टेबलाइजर्स जिसमें लिथियम भी आ जाएगा, और वॉलप्रोपेट जो भी है इधर, है ना, जो ड्रग्स हैं वो। तो मूड स्टेबलाइजर्स ये हैं। एंटी साइकोटिक्स दवाइयाँ दे सकते हैं, है ना, इफ़ साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट, साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं तो हम एंटी साइकोटिक्स भी दे सकते हैं, और साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं, मतलब साइको एजुकेशन, सीबीटी, फैमिली थेरेपी, बाकी सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, अ मैन स्पेंड ऑल हिज सेविंग्स ऑन अ रिस्की बिजनेस, स्लीप्स ओनली 2 hours पर वीक, sorry, per night, believes he has a special mission from God and later falls into deep depression। मुझे लग रहा है मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्या आपको बाइपोलर वन डिसऑर्डर समझ में आया? आया तो थम्स अप कीजिए। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? अनुष्का, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ। अभी बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर में क्या होता है, बाइपोलर टू डिसऑर्डर में क्या होता है? देखो वही वाली बात है, कभी खुशी कभी गम, अब तो गम ज़्यादा आएगा, मतलब जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है इधर। तो डेफिनेशन में आप देखोगे तो एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड। हाइपोमैनिक समझ रहे हो, जो पूरी तरीके से मैनिक नहीं होता उसको हाइपोमैनिक बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हाइपोमैनिक का मतलब मैनिक फेज है लेकिन उतना फुल फ्लेज नहीं है, थोड़ा सा है, उसको हाइपोमैनिक एपिसोड बोलते हैं। तो एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड प्लस एटलीस्ट वन मेजर, देखो मेजर लिखा है यहाँ पर, तो एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ऐसा है तो क्या उसको बाइपोलर टू डिसऑर्डर बोलेंगे। हाइपोमेनिया क्या होता है? सिमिलर टू मेनिया बट लेस सीवियर, लास्ट एटलीस्ट 4 days, 4 दिन तक ये ऐसा रहता है। नॉट सीवियर इनफ टू कॉज मार्क्ड इम्पेयर्ड और हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, उनको हॉस्पिटलाइजेशन मतलब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइपोलर वन डिसऑर्डर के पेशेंट को कर सकता है। की डिफरेंसेस फ्रॉम बाइपोलर, क्या डिफरेंस है? नो फुल मैनिक एपिसोड, ओनली हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन का फेज बड़ा होता है। देखो डिप्रेशन वाले पेशेंट को ना हम घर में रख सकते हैं, है ना, लेकिन मेनिया वाले पेशेंट को हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि इतना उछल कूद करते हैं वो, समझ रहे हो, रिस्की बिहेवियर करते हैं। वो जो छत जानते हो रूफ पर वो जाते हैं, और जो रूफ की जो मुड़ेल होती है ना, उस पर खड़े हो जाते हो और उस पर चलते हैं, ऐसे भी होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? यस। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? छत और मुड़ेल और ये सब ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, आपके यहाँ भी ऐसे ही बोलते होंगे कुछ कुछ। ठीक है, आपने मूवीज़ देखी होंगी या फिर समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पेशेंट देखा है सर। क्या पेशेंट देखा है? बिल्कुल। वो मेरे पीछे पड़ गया था, डेली गुड मॉर्निंग करता था। मुझे टिफिन छुपा के खाना पड़ता था। तो टिफिन खा जाता था क्या? नहीं, वो चीजें लेके भाग जाता था, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेके भाग जाता था, फाइल फाड़ देता था। एक बार मंदिर से मतलब वो वहां से बाहर चला गया, मंदिर था तो वहां पे तब तक टन टन बजा रहा था जब तक उसके हाथों से खून नहीं आ गया। उसको ऐसी स्कीजो, हरकत। इसको स्कीजो अफेक्टिव होगा फिर, मतलब उसमें मेनिया वाला भी होगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मतलब एक हाँ। पेशेंट को 50 बीमारी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक डिसऑर्डर डायग्नोज होगा, ये वाली बात ऐसा नहीं है कि एक ही डिसऑर्डर होगा, एक इंसान को मल्टीपल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं।
है ना, तो ये भी हमको दिमाग में रखना है चीज़ें। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिमिलर टू बाइपोलर वन, मूड स्टेबलाइजर साइकोथेरेपी से कर सकते हैं। एग्जांपल हम लिखेंगे, एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ वुमेन फील्स अनयूजुअली एनर्जेटिक, स्टार्ट multiple projects, talk fast, and doesn't sleep much for 5 days, but can still function. Later, she experience weeks of severe depression. है ना, उसके बाद वो लंबे डिप्रेशन के फेज में चली जाती है। तो मतलब आप देख रहे हो हाइपोमेनिया है लेकिन डिप्रेशन का फेज बड़ा है। क्या आपको बाइपोलर टू सेकेंड बाइपोलर टू डिसऑर्डर समझ में आ गया? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. चलिए, अभी नेक्स्ट आपका सामने जो डिसऑर्डर है वो है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना आप। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर क्या होता है? क्रॉनिक फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग मूड डिस्टर्बेंस विद हाइपोमेनिक सिम्टम्स एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। देखो ये बाइपोलर टू डिसऑर्डर के जैसा लगेगा लेकिन है नहीं, बहुत ध्यान से देखना आप। क्रॉनिक फ्लक्चुएटिंग मूड डिस्टर्बेंसेस विद हाइपोमेनिक सिम्टम्स एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स बट डोंट मीट फुल क्राइटेरिया। किसका फुल क्राइटेरिया? बाइपोलर वन बाइपोलर टू का क्राइटेरिया को पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाता। ड्यूरेशन क्या है? एटलीस्ट 2 ईयर्स, 1 ईयर इन चिल्ड्रन, एडोलसेंस कम से कम 2 साल। सीवियरिटी क्या है? लेस सीवियर देन बाइपोलर वन एंड बाइपोलर टू बट मोर लॉन्ग लास्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पर? लॉन्ग लास्टिंग, कम से, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है जितना बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, मतलब बाइपोलर वन और बाइपोलर टू में। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो दो टाइप, जैसे आपने देखा है ना, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, एक होता है क्रॉनिक, होता है ना। तो एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस भयंकर लेवल का होता है लेकिन कम ड्यूरेशन का होता है। एग्जाम आया, बहुत स्ट्रेस हुआ, एग्जाम चले गया, स्ट्रेस गायब। और कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंसिटी तो कम है लेकिन सालों साल तो चलते रहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो जो क्रॉनिक होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, जिसमें, क्योंकि इसमें यहाँ लिखा है एटलीस्ट 2 ईयर्स। मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. तो कोर्स में क्या देखेंगे? सिम्टम्स प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम विद ओनली ब्रीफ पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड, है ना। ट्रीटमेंट हम देखेंगे साइकोथेरेपी, मूड स्टेबलाइजर्स इफ सीवियर। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? अ पर्सन हु इज मूडी फॉर ईयर्स, often switching between ups periods, energetic, productive, and down period, sad, fatigue, but never fully manic or severely depressed। मुझे लगता है कि आप सभी को साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर समझ में आ गया तो थम्स अप करो। आ गया है ना? देखो नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे मैं बहुत इजी करके बता रहा हूँ आपको। ये क्लियर है ना आपको सभी को? आगे बढ़े। Yes. देखो अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है कि वो ऊपर नहीं है। ऊपर मतलब जितने भी डिसऑर्डर है ना वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तभी उस वहाँ वो जो हेडिंग आती है उस हेडिंग का नाम क्या है? अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? मतलब पूरी तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए ना कोई डिसऑर्डर, तो ये वाले कैटेगरी में हम डाल देते हैं जिसका नाम है स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. सबको समझ Yes. आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो इसमें क्या है? डायग्नोसिस गिवन व्हेन सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर आर प्रेजेंट बट डोंट फुली मीट क्राइटेरिया फॉर बाइपोलर वन, बाइपोलर टू और साइक्लोथीमिया। मतलब है तो मूड डिसऑर्डर तो है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर वैसे वाला डिसऑर्डर है, लेकिन जो पूरे जितने भी क्राइटेरिया हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता है। ना तो बाइपोलर वन, ना बाइपोलर टू, ना बाइपोलर थ्री, सॉरी थ्री मतलब साइक्लोथीमिया, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल्स: शॉर्ट ड्यूरेशन हाइपोमेनिक एपिसोड्स 2 to 3 days, हाइपोमेनिया विदाउट डिप्रेशन, है ना। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन सिम्टम सीवियरिटी, साइकोथेरेपी, मूड स्टेबलाइजर और मॉनिटरिंग। मैंने अभी इतना क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है, इस हेडिंग के अंदर वो वाले डिसऑर्डर्स आते हैं जो ऊपर नहीं है। ऊपर मतलब जितने डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं ना, उन वो किसी के क्राइटेरिया को फुली कवर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस वाली कैटेगरी में डाल के डायग्नोस कर देते हैं।
कौन? साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थम्स अप करो। एक बार ये रिकैप और पढ़ लो, रिकैप पढ़ने के बाद थम्स अप करना। डन? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? चलिए, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर और अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर। तो टोटल यहाँ पर 5 हम देखेंगे। हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में फर्स्ट डिसऑर्डर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं एमडीडी। आप सुन रहे हो मुझे? ये सुन लो, सुन रहे हो ना सभी? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम एमडीडी बोलते हैं, है ना। अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 weeks विद डिप्रेस मूड्स और लॉस ऑफ इंटरेस्ट प्लेजर प्लस अदर सिम्टम्स। कम से कम 2 वीक तक डिप्रेस मूड हो, या आपका काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है ना, सैड फील कर रहे हो। और सिम्टम्स कौन से हैं? 5 और मोर नियरली एवरी डे, कम से कम 5 और 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और डेली हो सकते हैं। तो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए? डिप्रेस मूड, डिप्रेस मूड में सैडनेस, होपलेसनेस, एम्पटी, ऐसे खाली खालीपन सा लगता है, होपलेस लगता है, सैड फील होता है। दूसरा सिम्टम है एनिडोनिया। एनिडोनिया क्या होता है? पहले जो आपको काम करने में मज़ा आता था ना, अब वो काम करने में मज़ा नहीं आता, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। पहले टीवी देखने में अच्छा लगता था, टीवी देखने में अच्छा नहीं लगता, मूवीज़ देखने में अच्छा लगता था, मूवीज़ देखने में अच्छा नहीं लगता, है ना। पहले जो अच्छा ही लगता था जो काम करने में, आज वो अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं एनिडोनिया। आपको क्लियर है एनिडोनिया क्या होता है? इज इट क्लियर? Yes. तो एनिडोनिया हो गया, है ना। वेट एपेटाइट चेंजेस, है ना। वेट एपेटाइट चेंजेस का मतलब क्या है कि खाना पीना छोड़ दो, या फिर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। इंसान डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा खाता है और खाना पीना बंद कर देता है या कम कर देता है। इज इट क्लियर? मतलब एपेटाइट चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? यस। स्लीप यस डिस्टर्बेंसेस सर। हो सकती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, इंसोमनिया हो सकता है, हाइपरसोमनिया हो सकता है ना। फटीग हो सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, इंडिसिसिवनेस, साइकोमोटर एजिटेशन, रिटार्डेशन, सुसाइडल थॉट्स, बिहेवियर। तो ये सिम्टम्स आपको क्लियर हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के? देखो, स्पेसिफायर्स, स्पेसिफायर्स में क्या आता है? मेलनकोलिक, अटिपिकल, सीजनल पैटर्न, पेरीपार्टम ऑनसेट और साइकोटिक फीचर्स। मतलब यहाँ क्या है स्पेसिफायर्स का मतलब क्या है कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, या फिर ये जो टाइप का डिप्रेशन है ना, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब अटिपिकल, अटिपिकल मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो यहाँ जो सिम्टम्स है ना उनसे हटकर भी सिम्टम्स हो सकते हैं। उनसे हटकर मतलब जस्ट अपोजिट सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या फिर उसके जस्ट अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे यूजुअली हम खाना कम कर देते हैं डिप्रेशन में, खाना पीने का मन नहीं करता है, तो ये खाना ज़्यादा खाते हैं। समझ रहे हो? तो अटिपिकल हो गया। सीजनल पैटर्न मतलब ये ऐसा डिप्रेशन जो किसी सीजन में ही एक्टिव होता है। तो आप समझ रहे हो? तो स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक काइंड का भी हो सकता है। मेलनकोलिक मतलब, आप मेलनकोलिक आपने पढ़ा होगा। मेलनकोलिक टर्म कहाँ पढ़ते हैं? मेलनकोलिक हम टर्म पढ़ते हैं हमारे हिपोक्रेट्स की जो 4 ह्यूमर थ्योरी है कि नहीं? याद आ रही है? यस सर। है ना। तो जो हमारा ब्लैक वाइल है,
येलो बाइल से कॉलरिक होता है और ब्लैक बाइल से मेलनकॉलिक होता है। मेलनकॉलिक में क्या होता है, उदासी होती है। तो स्पेसिफायर समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना आप याद रख लोगे। इज इट क्लियर? मतलब अलग अलग स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के? जेनेटिक रीजन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कॉग्निटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटी डिप्रेशेंट दे देंगे। एंटी डिप्रेशेंट में क्या दे देंगे? एसएसआरआई दे देंगे। एसएसआरआई क्या होता है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। होता है कि नहीं होता? याद आ रहा है? तो एंटी डिप्रेशेंट्स दे देंगे हम, है ना। साइकोथेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं, सीबीटी दे सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी दे सकते हैं, ईसीटी हो जाएगी, टीएमएस हो जाएगी फॉर सीवियर केसेस। टीएमएस आपको याद आ रहा है, मैंने बताया है टीएमएस क्या होता है। आरटीएमएस मैंने बताया था, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, और आरटीडीएस होता है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, है ना। और ईसीटी है इलेक्ट्रो क्या, ईसीटी तो आपको पता ही है, सभी को पता है कि नहीं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ये कब देते हैं? जब हम सीवियर केसेस में होता है, मतलब सीवियर केसेस में दिया जाता है। और जो टीएमएस है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है डिप्रेशन को ट्रीट करने की। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वुमेन हैज़ फेल्ट सैड फॉर 3 वीक्स, लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर हॉबी, स्लीप्स 12 आवर्स डेली। देखो अटिपिकल कैसा होता है? अटिपिकल मतलब, टिपिकल मत समझते हो, टिपिकल मतलब सबके साथ हो रहा है, और अटिपिकल मतलब उससे हटके, है ना। समझ पा रहे हो? अटिपिकल का मतलब क्या है? तो कुछ लोग ना डिप्रेशन में ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको, यस और नो? ये यस। अटिपिकल, अटिपिकल है, अटिपिकल समझ रहे हो? तो 12 घंटे सोना, थिंग्स लाइफ इज मीनिंगलेस, तो ऐसा करके ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपका क्लियर होता है। समझ आया आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? Yes. Yes, sir. अभी उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जिस देखो आपने भले ही परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ना पढ़ा हो, लेकिन डाइस्थीमिया तो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? यस। है ना। Yes. डाइस्थीमिया और साइक्लोथीमिया हम साथ में पढ़ते हैं। साइक्लोथीमिया आप समझते ही हो, मैंने बता ही दिया है। साइक्लोथीमिया बाइपोलर वाले में आ जाएगा, है ना, और डाइस्थीमिया आ जाएगा डिप्रेशन वाले में। मैं जो बोल रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? क्रॉनिक डिप्रेस मूड लास्टिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स, 1 ईयर इन एडोलसेंट और चिल्ड्रन एडोलसेंट। तो एटलीस्ट 2 साल तक आपका अब मूड ना डिप्रेशन वाला ऐसा फील हो रहा है, तो क्रॉनिक डिप्रेस मूड, आपका मूड बड़ा डिप्रेस होता है लगभग 2 साल तक, है ना। सिमिलर टू एमडीडी बट माइल्डर। एमडीडी क्या होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो अभी अभी हमने अभी पढ़ा है कि नहीं। तो उसके सिमिलर इसके सिम्टम होते हैं, लेकिन माइल्डर होते हैं, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम होते हैं वो सीवियर होते हैं। परसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म। साइक्लोथीमिया में हमने भी वैसा ही देखा था कि सिम्टम्स है ना उस लेवल के नहीं है, बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 के नहीं है, लेकिन वो क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलता है, लेकिन माइल्डर है। तो यहाँ भी माइल्डर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मूड लो रहता है, डिप्रेस्ड मूड रहता है। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप साइक्लोथीमिया और डाइस्थीमिया में, यस और नो? यस सर। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सब लोग बोलो जितने हैं अभी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. कोर्स कैन हैव पीरियड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक लो मूड, डबल डिप्रेशन। कैन हैव पीरियड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक लो मूड, मतलब कहने का मतलब क्या है? डिप्रेशन के साथ में लंबे समय तक वो चल रहा है, तो डबल डिप्रेशन इसको बोल रहा है ना। ट्रीटमेंट क्या है? सिमिलर टू एमडीडी बट ऑफन रिक्वायर्स कंबाइंड मेडिकेशन प्लस थेरेपी। एग्जांपल में हम बात करें, अ मैन हैज फेल्ट डाउन, डाउन मतलब लो मूड, फॉर 5 ईयर्स, लो एनर्जी, पुअर एपेटाइट, बट मैनेजेस टू गो टू वर्क डेली, लेकिन काम को वो डेली जाता है, उसको डाइस्थीमिया है। तो कुछ लोगों को डाइस्थीमिया होता है और लाइफ अपनी नॉर्मल जी रहे होते हैं, कुछ लोगों को साइक्लोथीमिया होता है, लाइफ अपनी नॉर्मल जी रहे होते हैं, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंटरवेंशन की जरूरत होती है, बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में इंटरवेंशन की जरूरत होती है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या क्रिस्टल क्लियर है आपको, यस और नो? Yes. Yes. सबको समझ में आ रहा है मैंने अभी तक जो बोला? बोलो जल्दी। Yes, sir. समझ में तो आ रहा है ना? जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ मैं? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? Yes. यस सर।
जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं DMDD। DMDD, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये क्या होता है? सीवियर टेम्पर्ड आउटवर्स इन चिल्ड्रन 6 to 8 18 एज, inconsistent with developmental level. Severe temper outburst in children 6 to 18, inconsistent with developmental level. फीचर्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट इंटेंस वर्बल और बिहेवियरल आउटबर्स्ट मोर देन, मतलब 3 वीक, मोर देन 3 पर वीक, मतलब एक वीक में आउटबर्स्ट समझते हो आप? आउटबर्स्ट मतलब कि वो टेम्पर टेंट्रम वाली जो बातें हैं, है ना, कहीं भी फट जाते हैं, कहीं भी समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो 3 वीक, एक वीक में कम से कम 3 बार वैसा कुछ होता है। वैसा क्या? इंटेंस वर्बल और बिहेवियरल आउटबर्स्ट, परसिस्टेंट इरिटेबल और एंग्री मूड बिटवीन आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट समझ रहे हो? आउटबर्स्ट मतलब कि मतलब फट जाना एक तरीके से। सिम्टम्स प्रेजेंट फॉर 12 months। रीजन क्या बोला है? रीजन फॉर इंक्लूजन इन DSM-5 टू रिड्यूस ओवर डायग्नोज ऑफ पीडियाट्रिक बाइपोलर डिसऑर्डर, टू रिड्यूस ओवर डायग्नोज ऑफ पेडियाट्रिक बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब इसको DSM में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि ये बच्चों में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एज 6 to 18 वाली एज है। एग्जाम्पल से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पेरेंट ट्रेनिंग, behavioral therapy, sometime SSRI or stimulant. Example: a 9-year-old child has daily explosive tantrums at school and home, remains irritable between them. मतलब ये वाला जो डिसऑर्डर है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी तो नहीं करेंगे खैर, लेकिन गुस्सा आता है या कुछ आता है तो बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम करते हैं, बहुत बड़ा लेवल करते हैं, तो फट जाता है, किसी से मानते ही नहीं है। मतलब कोई मना ले, कितने भी मना ले, लेकिन मानेंगे नहीं, है ना? समझ पा रहे हो ये डिसऑर्डर कैसा है? आ रहा है समझ में? Yes. यस। जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं ना, वो बाइपोलर डिसऑर्डर बोल देते हैं इसको, है ना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर है बच्चे को, ओवर डायग्नोज कर देते हैं। तो इस ओवर डायग्नोज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर इस डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है DSM-5 में। क्या आपको क्लियर है ये मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. फिर जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा, वो है प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं PMDD। PMDD, severe mood symptoms occurring in the luteal phase of menstrual cycle, improving after menstruation start, है ना? मतलब जो ल्यूटियल फेज होता है एक विमेन का, एक फीमेल का, उसके, आप देख रहे हो उसके पहले, मतलब जो आपका जो मेंस्ट्रुएशन है या जो पीरियड जो आते हैं फीमेल को, उसके पहले, है ना, हो सकता है एक वीक पहले, है ना, ये सिम्टम्स आ जाएं, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाएं किसी फीमेल में। और ये सिम्टम्स इंप्रूव कैसे होते हैं, ठीक कैसे होते हैं? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ठीक हो जाते हैं। सिम्टम्स देखोगे आप इसके, इमोशनल सिम्टम्स कैसे होते हैं? मूड स्विंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ये इमोशनल सिम्टम्स है। फिजिकल सिम्टम्स में ब्लोटिंग होती है ना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीक होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। तो ये सिम्टम्स हैं। इतना तुमको क्लियर है कि ये डिसऑर्डर विमेन के अंदर होता है, मेल में नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट में क्या है? SSRI है, हार्मोनल थेरेपी है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एग्जाम्पल: अ वुमेन एक्सपीरियंस extreme irritability and hopelessness a week before her period every month, interfering with work. तो क्या आपको प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। सबको क्लियर है ना? तो ये हमारा प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD। अभी जो नेक्स्ट मैंने बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे मैंने बोला कि ये जब हेडिंग आए तो समझ जाना कि इसके अंदर वैसे डिसऑर्डर्स वैसे डायग्नोज करेंगे जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, लेकिन सिम्टम्स सिमिलर होंगे, लेकिन फुल फ्लैज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो फॉर इंडिविजुअल विद डिप्रेसिव सिम्टम्स कॉजिंग डिस्ट्रेस बट नॉट मीटिंग फुल क्राइटेरिया फॉर MDD, है ना, डायस्थीमिया और अदर्स।
मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, डायस्थीमिया हो गया, बाकी जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से. एग्जाम्पल में शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर 2 to 13 days, डिप्रेसिव सिम्टम्स विदाउट इनफ टोटल सिम्टम्स ऑफ एमडीडी. ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन इफ नीडेड. क्या आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अभी एक क्विक रिकैप आप देख लो और ये पढ़ने के बाद थम्स अप करना. डन. डन सर. चलिए हम अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स का. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म पढ़ेंगे, स्पेसिफिक फोबिया पढ़ेंगे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, पैनिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद एगोराफोबिया पढ़ेंगे और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे. ठीक है, तो टोटल 7 हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंडर. स्टार्ट करें. चलिए, तो एंजाइटी डिसऑर्डर में पहले जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वह सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव फियर और एंजाइटी अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स, पेरेंट्स, केयर गिवर. है ना, लोगों के मन में आता है कि ये चले जाएंगे या ये मुझे छोड़ देंगे, वैसा मुझे छोड़ देंगे, मेरा मैं जब मैं घर से दूर जाऊंगा, या घर से दूर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं या फिर अपने लव्ड वन से दूर जाते हैं, तो उनको भयंकर लेवल का डर लगता है, एक्सट्रीमली फियर उनको होता है, एंजाइटी उनको होती है लोगों से डिटैच्ड या सेपरेटेड होने की. कौन से वाले लोग? जो उसके घर के हैं, जो उसके लव्ड वंस है, वो है ना, उनको खोने का डर बहुत होता है या उनको लगता है कि ये हमें छोड़ना दें. तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? या फिर आप देखते हो जब स्कूल जाते हो, जब कहीं भी जाते हो, तो आपको सेपरेशन एंजाइटी होती है. मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस. यस सर. तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स कैसे आते हैं, क्या होते हैं? तो लास्ट एट लीस्ट 4 weeks इन चिल्ड्रन, 6+ months इन अडल्ट. मतलब कम से कम हमारे जो 4 week तक एक चिल्ड्रन में आना चाहिए, मतलब 1 महीने तक चिल्ड्रन में आना चाहिए, और 6 महीने से ज़्यादा ये अडल्ट में होना चाहिए. तो ऐसा है तो हम उसको बोल देंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है. क्या सिम्टम आते हैं? डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन. मतलब उनको लगता है ऐसा हो हुआ है नहीं, मतलब कोई छोड़ के नहीं जा रहा है उनको, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनको लूज़ कर दिया, या फिर वो उनको कुछ हो गया, या फिर उनने मुझे छोड़ दिया. तो ये सोचते ही रहते हैं, एंटिसिपेट करते रहते हैं, उसकी वजह से वो सोचते रहते हैं और डिस्ट्रेस फील करते रहते हैं. और क्या सिम्टम होगा? वरी अबाउट लूजिंग अटैचमेंट फिगर्स और हार्म कमिंग टू देम. उनको बड़ा डर सताता रहता है कि उनके जो लव्ड वंस हैं उनको कुछ हो ना जाए, चिंता रहती है. रिफ्यूज़ल टू गो आउट स्कूल वर्क विदाउट दैम, और उनको है ना कहीं छोड़ के उनको किसी को जाते भी नहीं है, मतलब अपने लव्ड वंस को कहीं छोड़ के नहीं जाते, स्कूल नहीं जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे, वो उनके साथ ही रहता है. क्यों रहते हैं? क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी है. फिजिकल कंप्लेंट्स, हेडेक्स, है ना, स्टमक एक्स बिफोर सेपरेशन. उनको है ना घर छोड़ना, समझ रहे हो, घर छोड़ना, मम्मी पापा को छोड़ना या लॉर्ड वंस को छोड़ने से पहले, वो छोड़ने की बात आती है उनके पेट में दर्द करने लगता है या हेडेक होने लगता है. तो सिम्टम्स आपको क्लियर हैं? यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? ट्रीटमेंट में क्या रखेंगे? सीबीटी दे सकते हैं, एक्सपोजर थेरेपी या रिलैक्सेशन है, फैमिली थेरेपी हो सकता है, एसएसआरआई हम दे सकते हैं सीवियर केसेस में. एग्जांपल, a 9 year old refuses to go to school, fears her mother might die if she leaves. उसको ऐसा लगता है लड़की को कि जैसे ही मैं घर छोड़ूंगी तो उसकी मम्मी की डेथ हो जाएगी. अब सोच के देखो कितना भयंकर लेवल का सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका वो है सिलेक्टिव म्यूटिज्म. सिलेक्टिव म्यूटिज्म, व्हाट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म?
consistent failure to speak in a specific social situation, school, public, despite speaking normally in others. आप देखते हो कुछ लोगों को जो घर में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन बाहर गए, मार्केट में गए, किसी के सामने, कहीं किसी के सामने उन्होंने बोलने की ज़रूरत पड़ी या फिर कहीं भी वो गए, तो बिल्कुल चुप हो जाता है, उनके मुंह में से कुछ आवाज़ नहीं निकलती, एक बात नहीं निकलती, बिल्कुल चुप, ऐसा लगता है गूंगे हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मली तो वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म. इज इट क्लियर और नॉट? सिलेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है ना. म्यूटिज्म इसलिए क्योंकि बोलना बंद कर देते हैं, अब वैसे नॉर्मली बोलते हैं. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और Yes. नो? Yes, sir. Yes, sir. शुरुआत कैसे होती है, ऑनसेट कैसे होता है? टिपिकली बिफोर एज 5, है ना, 5 साल से पहले इसकी शुरुआत होने लगती है. कॉजेज क्या हो सकते हैं? एंजाइटी रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मतलब उनकी लैंग्वेज स्किल्स तो अच्छी हैं, लेकिन एंजाइटी रिलेटेड इशूज हो सकते हैं, कुछ डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बिहेवियरल थेरेपी, शेपिंग, एक्सपोजर, फैमिली काउंसलिंग, एसएसआरआई इन सम केसेस. एग्जांपल, अ चाइल्ड स्पीक्स फ्रीली एट होम बट रिमेन्स कंप्लीटली साइलेंट एट स्कूल. आप देखो कुछ बच्चे हो ना, स्कूल जाके बिल्कुल इतना चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन घर में तो तबाही मचाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं गड़बड़ है स्कूल के एनवायरनमेंट में, या उनके साथ कुछ हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ एंजाइटी रिलेटेड उनके साथ कुछ हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा ना. तो रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं, रीजन तो कुछ भी हो सकता है. तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है, क्या आपको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड. अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो है स्पेसिफिक फोबिया. स्पेसिफिक फोबिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? मार्क्ड फियर, एंजाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, एक्टिवली अवॉइडेड और एंडवर्ड विद इंटेंस फियर. हमको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, स्पेसिफिक सिचुएशन से, है ना, डर लगता है, हम उसको अवॉइड करते हैं, और इतना भयंकर लगता है. ऑब्वियस सी बात है कि एक छिपकली है, और छिपकली से इतना डरते हो कि वो लॉक कर देते हो रूम और दूसरे रूम में चले जाते हो, या फिर घर ही छोड़ देते हो, है ना. छोटा सा स्पाइडर, छोटी सी मकड़ी, मकड़ी देख के आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो. मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. सर उसको देख के नहीं, उसके मूवमेंट से डर लगता है. अच्छा, आपको भी लगता है क्या स्पाइडर से? नहीं, छिपकली. सर अच्छा. वो बैठी रहे तब तक ठीक है, उसके मूवमेंट से डर लगता है. अच्छा, कोई बात, फोबिया तो नहीं है. नहीं नहीं, दूर से डर नहीं लगता है, ओके ओके, फिर तो ठीक है. पास में आती है तो डर लगता है. ठीक है. मैं तो, मेरे तो ये छिपकली मेरे घर में घूमते रहते हैं, मैं तो उनको पालता हूँ. अरे तुम तो घूमो आराम से, मैं नहीं भगाता उनको. ठीक है. चलो मैं मजाक कर रहा हूँ. तो समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. हाँ. तो टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे टाइप्स के स्पेसिफिक फोबिया होते हैं. तो एनिमल वाले अलग होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, स्टॉर्म, हाइट वाले अलग है, ब्लड इंजरी, ब्लड इंजेक्शन इंजरी, ये वाले अलग है, सिचुएशनल, फ्लाइंग एलिवेटर्स, बहुत सारे हैं. आप लोग, आप सभी ने पढ़े हैं? यस और नो? पढ़े हैं कि नहीं? Yes. है ना. तो एटलीस्ट 6 मंथ तक होना चाहिए सिम्टम्स ऐसे. ट्रीटमेंट के एक्सपोजर थेरेपी से हम इसको स्पेसिफिक फोबिया को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया, सीबीटी भी दे सकते हैं. एग्जाम्पल, अ वुमेन अवॉइड्स एलिवेटर्स ड्यू टू इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, है ना, वो इसलिए उसमें नहीं जा रही है वुमेन. किसमें क्या बोलते हैं अपने उसको, अरे क्या बोलते हैं एलिवेटर्स को, और क्या Lift, बोलते हैं, sir. क्या बोलते हैं सुबी? Lift में sir. बिल्कुल बिल्कुल. है ना, मेरे मतलब कभी कभी क्या होता है, जुबान पे होता है शब्द, लेकिन होता है ना ऐसा. तो जिम में वो, सॉरी, जो लिफ्ट में हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं लिफ्ट, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम फंस जाएंगे. तो ये भी एक तरीके का फोबिया ही है ना. जैसे आप देखते हो क्लस्ट्रोफोबिया. इज इट? सही बात है कि नहीं? Yes. क्या आपके स्पेसिफिक फोबिया क्लियर है? सबको क्लियर है स्पेसिफिक फोबिया? Yes, sir. उसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम सोशल फोबिया बोलते हैं. ये भी हमने पढ़ रखा है. क्या होता है? इंटेंस फियर ऑफ सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशंस ड्यू टू पॉसिबल एम्बेरसमेंट, जजमेंट और रिजेक्शन. हमको ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हमें एम्बेरस फील होगा. इससे बढ़िया क्या है, घर पर रहो, किसी भी सोशल सिचुएशन में ना जाओ, है ना. तो ऐसा कुछ है, और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उस सिचुएशन के बारे में, सोशल सिचुएशन के बारे में, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हम इसको बोलेंगे. इसके फीचर्स क्या हैं, या फिर सिम्टम्स कैसे आते हैं? फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन, उनको डर होता है कि लोग उनको गलत तरीके से इवेल्युएट करेंगे. अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, वो अवॉइड करते हैं सोशल सिचुएशन में, यहाँ पार्टीज में नहीं जाते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते.
फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लशिंग, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, है ना, घबरा जाते हैं देख के, उनको पसीना आता है देख के, या फिर लोगों से मिलते हैं तो, अथॉरिटी फिगर से मिलते हैं तो, समझ रहे हो? ट्रीटमेंट कैसे भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी, मतलब सीबीटी दे सकता है और एसएसआरआई दे सकता है, बीटा ब्लॉकर्स फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अवॉइड्स गिविंग क्लास प्रेजेंटेशन एंड ड्रेड्स ईटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, है ना, उसको डर लगता है दूसरों के सामने खाना खाने से, है ना, क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे खाना खा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से सोशल एंजाइटी हो सकती है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो कुछ लोग तो खाना ही नहीं खाते दूसरों के सामने, दूसरे लोगों के सामने भाई खाओ, किसने मना किया है, बिल्कुल खाओ, जैसे खाना है वैसे खाओ, हाथ से खाओ, है ना, कटोरी में कुछ है तो वो उसको पी जाओ, है ना, मैं तो दिखा दिखा के खाता हूँ, "अरे, हम तो ऐसे खाएंगे ठीक है, जैसा मन करे वैसा खाओ। सही बात है कि नहीं? ये सही बात है कि नहीं? दूसरों को, दूसरे क्या सोचेंगे वो क्या मतलब है अपन को? सही बात है ना? आपको क्या लगता है? Yes. हाँ भाई, तुम अपनी प्लेट देखो, हम अपनी देखेंगे, है ना, जज क्या। प्रॉब्लम कहाँ होती है ऐसे लोगों के साथ, वो ऐसा सोचते हैं कि लोग उनको इवेलुएट कर रहे होते हैं। अरे इवेलुएट करने दो, है कि नहीं? वो आपकी प्लेट में से रोटी ले जाएं तो तो उनको लड़ो। सही बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सही Sir. बात है। तो आप लोगों ने, किसी ने स्माइल ही नहीं भेजी और मज़ा नहीं आएगा मेरे जोक पर। आ रहा है ना मज़ा? हाँ, अभी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, तो ऐसे है ना, आप रिस्पॉन्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? जिसको हम पैनिक पैनिक अटैक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे पैनिक अटैक्स आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। व्हाट इज पैनिक? पैनिक डिसऑर्डर, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स प्लस कंसिस्टेंट वरी, फियर अबाउट फ्यूचर अटैक्स और देयर कॉन्सिक्वेंस। उनको ऐसा लगता है, देखो पैनिक अटैक किनको आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर किनको होता है, एक एक अटैक आया उनको, फिर सोचते रहते हैं कि दूसरा ना आ जाए, वो सोच सोच के दूसरा अटैक भी आ जाता है। समझ रहे हो? उनको डर होता है कि मुझे दोबारा अटैक ना आ जाए, और उस डर की वजह से, उस फियर की वजह से, उस वरी की वजह से फिर दोबारा से अटैक फिर आ जाता है। मतलब जो अटैक्स हैं, जो जो पैनिक अटैक्स हैं, वो फ्रीक्वेंट होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, है ना, उनको डर लगा रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? अब्रप्ट सर्च ऑफ इंटेंस फियर, पीकिंग इन मिनट्स, है ना, मतलब कुछ ही मिनट में वो अटैक्स बहुत ज़्यादा। तो सिम्टम्स क्या है ना? पेल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, नोजिया, डिजीनेस, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, गोइंग क्रेजी और डाइंग। मतलब उनको ऐसा लगता है वो मरने वाले हैं। ये सिम्टम्स हैं। ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ वरी, बिहेवियरल चेंज आफ्टर अटैक्स। ट्रीटमेंट सीबीटी, एसएसआरआई, बेंजोडिएजापाइन शॉर्ट टर्म, है ना, बेंजो डीएजापाइंस दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दे सकते हैं, मतलब देना चाहिए। एग्जाम्पल क्या? अ मैन सडनली फील्स हिज हार्ट रेशिंग, कांट ब्रीथ, थिंग्स ही इज हैविंग अ हार्ट अटैक, बट मेडिकल टेस्ट आर नॉर्मल। आप सबकी को पता है कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में डिफरेंस होता है, सिम्टम्स एक जैसे आते हैं। पैनिक अटैक साइकोलॉजिकल होता है, हार्ट अटैक आप सबको पता है। तो ज़्यादा खतरनाक हार्ट अटैक है, पैनिक अटैक नहीं, क्योंकि पैनिक अटैक को ट्रीट कर सकते हैं थेरेपी से और बाकी सारी चीज़ों से। लेकिन बहुत ज़्यादा हो गए पैनिक अटैक तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट वीक हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, यस और नो? यस। Yes, sir. तो पैनिक डिसऑर्डर आपको क्लियर है सभी को? फिर है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, व्हाट इज एगोराफोबिया? फियर एंजाइटी अबाउट सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और हेल्प अनअवेलेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओपन स्पेसेस और क्राउड्स। देखो मैंने बहुत अच्छे से एगोराफोबिया पढ़ाया है आपको, आपको याद है सभी को? यस। है ना, ऐसे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे लोग मंदिर नहीं जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो हम भाग नहीं पाएंगे। फीचर्स क्या है इसके या सिम्टम्स कैसे हैं? अवॉइडेंस ऑफ दीज प्लेसेस, ये ओपन प्लेसेस से डरते हैं, ओपन लीडिंग टू हाउस कन्फाइनमेंट, ये घर में ही रहते हैं अपने। फियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एक्चुअल डेंजर, है ना, मतलब इनका जो डर है ना, वो हद से ज़्यादा होता है। देखो सबको डर लगता है भीड़ से, लगता है कि नहीं? लेकिन इनको बहुत ज़्यादा लगता है। भीड़ से डरना चाहिए,
इज इट नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल है, इट इज़ नॉर्मल, भीड़ से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि कहीं बॉम्ब रखा है, तो ऐसे लोग भागते हैं पागलों की जगह से कि बच्चा गिर जाए तो बच्चे को भी कुचल देंगे वो। ये नॉर्मल डर है, लेकिन ये डर से ज़्यादा इस डर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है जो अगोराफोबिया में होता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes. हाँ। जैसे देखेंगे जब नवरात्रि होती है, नवरात्रि में या फिर जो नौ दुर्गे बैठते माता बैठती हैं, है ना, नवरात्रि होती है तो 9 दिन ना बहुत भीड़ होती है ना। तो मेरा सोचना ये है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि माता 9 दिन के लिए थोड़ा आती है। तो मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि भाई 9 दिन के बाद जाओ, है ना, कि माता तो वहीं रहेगी। लेकिन खैर घर वालों की मतलब कौन ही सुनता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. Yes. चलो, ट्रीटमेंट आपको अगोराफोबिया क्लियर ही है। ट्रीटमेंट आपका ये ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ्स से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए। ट्रीटमेंट सीबीटी हो सकता है, ग्रेडेड एक्सपोजर, एसएसआरआई, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। एग्जांपल, अ वुमेन अवॉइड्स बसेस, शॉपिंग मॉल्स एंड थिएटर्स फॉर फियर ऑफ हैविंग अ पैनिक अटैक एंड बीइंग अनेबल टू एस्केप, है ना। उसको ऐसा लगता है कि पैनिक अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसलिए वो अवॉइड ही करती हैं, वो जाते नहीं हैं मॉल्स में या फिर बसेस या फिर ऐसा कुछ। तो क्या आपको एगोराफोबिया क्लियर है? Yes. फिर है आपके पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ये क्या होता है? आपने सभी ने सुना होगा, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट मल्टीपल इवेंट्स और एक्टिविटीज अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये डर बना ही रहता है उनका, और 50 चीज़ों का उनको टेंशन रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब हर समय वो एंजाइटी में ही रहता है। समझ रहे हो? एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट मल्टीपल इवेंट्स और एक्टिविटीज अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। सिम्टम्स कम से कम 3 होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कम से कम 3 होना चाहिए। रेस्टलेसनेस बनी रहती है इनको, फीलिंग कीड अपॉन एजेस, मतलब हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनके बॉडी में हमेशा उनको थकावट महसूस होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इरिटेट रहते हैं, मसल टेंशन रहती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहती है, ऐसा लगा ही रहता है। और हर चीज़ की वो टेंशन लेते रहता है ना। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सीबीटी, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, एसएनआरआई, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन। एग्जांपल है, अ मैन कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट फाइनेंसेस, हेल्थ एंड जॉब परफॉर्मेंस, हैज मसल टेंशन, पुअर स्लीप एंड फील्स रेस्टलेस मोस्ट डेज। क्या आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर समझ में आया? आया तो थम्स अप कीजिए। सर, हाँ, इसमें एनएस का सिंपैथेटिक मोड हमेशा ऑन रहता है ना? बिल्कुल। और इसीलिए इसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी बोलते हैं। ओके सर। सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो आप। एक जल्दी से एक बार रीकैप पढ़ लो, रीकैप पढ़ने के बाद थम्स अप करना आप। Done, sir. डन? सभी लोग पढ़ लो। तो अभी मुझे कोई है ना काउंट करके बताएगा हमने कितने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं? क्या मैं ही देख लूँ कितने देख लिए हमने? चलो मैं देख लेता हूँ। 5 हो गए हमारे, है ना। Yes, sir. अभी 2 मिनट का ब्रेक ले, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? थम्स अप कर दो एक बार।
सभी लोग थम्स अप कर दो एक बार। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ओसीडी पढ़ेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर क्या है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसको बीडीडी बोलते हैं, फिर हॉर्डिंग डिसऑर्डर है, ट्रिकेटोलोमेनिया, एक्सकोरिएशन, अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये आता है। तो फर्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। आप सभी को ये ओसीडी वाला डिसऑर्डर तो अपने सभी ने पढ़ा है। तो ऑब्सेशन क्या है? व्हाट इज ऑब्सेशन? रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस और इमेजेस, है ना, मतलब बार बार दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। इंट्रूसिव एंड अनवांटेड कॉज एंजाइटी, और अच्छा नहीं आता है, बुरा ही आता है दिमाग में, ये ऑब्सेशन है। कंपल्शन क्या है? रिपीटेटिव बिहेवियर, वॉशिंग, चेकिंग और मेंटल एक्ट्स, काउंटिंग, प्रेइंग, परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी और प्रिवेंट अ फियर्ड इवेंट। आप देखते हो पहले दिमाग में आता है हाथ गंदे हैं, या फिर मैंने ताला नहीं लगाया है, जबकि आपको पता है कि मैंने ताला मारा है। तो आप 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोबारा से लौट के आते हो, चेक करते हो, जबकि आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप लौट के इसलिए आए, चेक आपने इसलिए किया क्योंकि आपकी एंजाइटी बढ़ रही थी, और अब जैसे ही आपने चेक कर लिया तो एंजाइटी रिड्यूस हो गई। या दिमाग में आ रहा था कि हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे, जबकि आपको ये भी पता है कि मेरे हाथ साफ है, लेकिन हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंजाइटी रिड्यूस नहीं होगी जब तक हाथ नहीं धो लोगे। तो वो ऑब्सेशन थॉट्स का है, कंपल्सन बिहेवियर का है। और वो कंपल्सन क्यों करना होता है, कंपल्सिव बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज एंजाइटी बढ़े ना, हाथ धोने के बाद एंजाइटी कम हो जाती है, और ऐसे चलता ही रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। Yes. आप देखते हो, ये मैंने ऑब्सेशन बता दिया, कंपल्सन बता दिया। इनसाइट, इनसाइट क्या होता है? वेरीज, गुड, पुअर, एब्सेंट, डिल्यूजनल बिलीव्स, मतलब ये वेरी करती है। कभी आपको लगता है हाथ गंदे, कभी आपको लगता है हाथ गंदे नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो इनसाइट, आप इनसाइट वेरी करती है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? परसिस्टेंट, टाइम कंज्यूमिंग, परसिस्टेंट होता है टाइम कंज्यूमिंग, 1 घंटे से ज़्यादा आप उस काम में लगा देते हो जो अननेसेसरी काम है। और कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, उसकी वजह से क्या होता है? देखो, हाथ धोए तो धोए, आप ये भी परेशान हो जाते हो कि मैंने फालतू में हाथ धोए, तो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है ऑब्सेशन की वजह से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? Yes. ट्रीटमेंट क्या है? सीबीटी दे सकते हैं, है ना, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ईआरपी। एसएसआरआई, सीवियर केसेस में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दे सकते हैं, है ना। ये टेक्निक्स हैं, ट्रीटमेंट टेक्निक्स है जिससे हम ओसीडी भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है? मैन वॉशेस हिज हैंड्स 50 टाइम्स डेली बिकॉज ही फियर्स कंटेमिनेशन इवन दो ही नोज इट्स एक्सेसिव। क्या आपको क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? Yes. तो आपको ओसीडी क्लियर है सबको? अब ये जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसको बीडीडी बोलते हैं, बीडीडी बोलेंगे। प्री ऑक्यूपेशन विद परसीव्ड फ्लॉज डिफेक्ट इन हिज फिजिकल अपीयरेंस नॉट ऑब्जर्वेबल और माइनर टू अदर्स। उनको ऐसा लगता है कि मेरी आँख बड़ी हो रही है, मेरी नाक बड़ी हो रही है, मेरी आईब्रोज बड़ी हो रही है, मेरे होठ बड़े हो रहा है, मेरे ये बड़ा हो रहा है ना, यहाँ ये कमी हो गई। और बार बार मिरर देखते रहते हैं, बार बार सस्ते दसते रहते हैं, बार बार अपने बाल बनाएंगे, है ना, स्किन को देखेंगे, परेशान होते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब उनको ऐसा लगता है उनकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, उनको कोई बीमारी हो गई है, कि उनको लगता है मेरी नाक बड़ी हो रही है, मेरे होठ बड़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। तो ये वाले मतलब इसमें क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में प्री ऑक्यूपेशन विद परसीव्ड फ्लॉज डिफेक्ट्स इन फिजिकल अपीयरेंस नॉट ऑब्जर्वेबल और माइनर टू अदर्स, है ना। अपन दूसरों से पूछना कि मेरी आईब्रोज बड़ी लग रही हैं क्या, या मेरे होठ बड़े लग रहे हैं, वो बोलता है नहीं, उतने तो नहीं, लेकिन वो बात मानती नहीं है कि नहीं। तो बिहेवियर क्या है? मिरर चेकिंग, एक्सेसिव ग्रूमिंग, स्किन पिकिंग, सीकिंग रीअश्योरेंस, बार बार पूछते रहते मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मन में ही डर होता है कि पता नहीं क्या ही है। इनसाइट ओपन पुअर और एब्सेंट, इनकी इनसाइट थोड़ी सी कैसे होती है? पुअर होती है इनके। ट्रीटमेंट सीबीटी दे सकते हैं, एसएसआई दे सकते हैं। अ वुमेन इज कन्विंस्ड हर नोज इज डिफॉर्म्ड, स्पेंड्स
आर लुकिंग इन द मिरर एंड अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, मतलब घर में ही बैठ के वो 50 बार मिरर को देखेंगी और देखेंगे यार मेरी नाक तो बड़ी हो रही है, मेरी नाक में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि उनको क्या हो गया है, सभी लोग बोलो। Body dysmorphic disorder. अनुष्का क्या हुआ है बताओ। Body dysmorphic disorder. वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ना बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या होता है ना। अभी यस। होर्डिंग डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है, persistent difficulty discarding possessions regardless of actual value। आप देखते होंगे कुछ लोग होते हैं अपने घर को ही कबाड़ा घर बना लेते हैं, मतलब सब कुछ वो एक ही रूम में रखेंगे, है ना, मतलब चलने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, लेकिन चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं वो, है ना। तो इनको होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब जो ऐसी चीज़ भी रखी है उनके घर में जिसका कोई यूज़ नहीं है, दूर दूर तक यूज़ नहीं है। इसके फीचर्स कैसे दिखते हैं, परसीव्ड नीड टू सेव आइटम्स, उनको ऐसा लगता है हर काम की चीज़ है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो फालतू की हैं अपने, अब जो हमारे नॉर्मल लोगों की नज़रों में फालतू चीज़ें हैं कि पता नहीं क्या ही कुछ मतलब है नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है सब कुछ ज़रूरी है, सबको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हो सकता है फ्यूचर में पड़े, ऐसा उनको लगता है। डिस्ट्रेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डिस्कार्ड, और जब वो डिस्कार्ड करते हैं, जब वो फेंकते हैं उन चीज़ों को, तो उनको बड़ा दुख होता है, डिस्ट्रेस फील होता है। रिजल्ट्स इन क्लस्टरिंग लिविंग एरियाज अनसेफ कंडीशंस, आप देखते हो मैं बोल रहा हूँ ना घर को कबाड़ा घर बना लेते हैं, है ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। क्या आपको होर्डिंग डिसऑर्डर समझ में आ रहा है, यस और नो। यस। Yes, sir. तो इंसाइट अब देखोगे पुअर इंसाइट होती है इनकी, इंडिविजुअल मे नॉट सी इफ इट, मतलब इनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे में अंदर कोई प्रॉब्लम है, इंसाइट की कमी होती है, लैक ऑफ इंसाइट होता है, पुअर इंसाइट होता है। ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं हम, सीबीटी स्पेशलाइज फॉर होर्डिंग, एसएसआई दे सकते हैं। एग्जाम्पल, एन एल्डरली मेंस home is filled with newspapers and old clothes, leaving hallways blocked and unsafe। ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने बोला है अभी वही है। क्या आपको होर्डिंग डिसऑर्डर समझ में आया। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं ट्रिकटलोमेनिया। ट्रिकटलोमेनिया मतलब हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, मतलब ये है ना बालों में उंगली करते हैं और बाल खींच लेते हैं, है ना, स्किन के बाल मतलब स्किन पिकिंग तो कह रहे एक्सकोरिएशन है, लेकिन बालों के बाल है, मतलब जो अपने हमारे जो हमारे बाल है ना, सर के जो बाल हैं वो उसको खींचते रहते हैं। रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वंस ओन हेयर लीडिंग टू नोटिसेबल हेयर लॉस, मतलब देख रहे हो ऐसे लोग जो अपने बाल खुद से निकालते हैं, समझ रहे हो, और हेयर लॉस होता है, मतलब क्योंकि अब बार बार बाल खींचोगे तो हेयर लॉस तो हो गई ना, रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। बिहेवियर का अटेम्प्ट्स टू स्टॉप आर अनसक्सेसफुल, अटेम्प्ट्स टू स्टॉप आर अनसक्सेसफुल, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, बार बार उंगली करते हैं बालों में, सर पर, और बाल खींचते रहते हैं। ट्रिगर क्या करता है, कोई टेंशन होती है ना तो ओपन टेंशन बिफोर पुलिंग, रिलीफ आफ्टर पुलिंग, उनको ऐसा लगता है बाल खींच के उनको मज़ा आता है, उनको एनजाइटी कम हो जाती है उनको, और कुछ ना कुछ ट्रिगर करता है उसकी वजह से, मतलब पुलिंग के पहले कुछ ट्रिगर उनको करता है। जैसे कुछ लोग कुछ होता है नेल वाइटिंग करते हैं, नखून खाते रहते हैं, ये अपने बाल खींचते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको, यस और नो। सर वो तो नर्वसनेस से भी रिलेटेड है। देखो नॉर्मल है तो वो ठीक है, लेकिन एक्सेस में है तो वो डिसऑर्डर है। नहीं, मैं नर्वस का बोल रही थी बस, उससे रिलेटेड है। मतलब क्या बोल रहे हो, नर्वस क्या। नेल बाइटिंग नर्वसनेस से भी रिलेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल उस वजह से भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा नाखून खा लेते हैं कि उसकी मुझे टेक्निकली तो नहीं पता है क्या क्या बोलते हैं इसको, मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है, क्या होता है बताओ, कुछ होता है इससे रिलेटेड ना, नाखून से रिलेटेड क्या बोलते हैं। हाँ, मैनिक्योर हाथ का होता है, पेडिक्योर पैर हाँ का तो होता वो पता नहीं, मैंने सुना है, मुझे पता तो है नहीं। उनके जो हाथ के वो है ना, वो इतना ज़्यादा उनको, मतलब जो नेल वाइटिंग करते हैं वो इतना उनको वो ख़राब कर लेते हैं कि पूछो मत। ऐसा है तो वो एक डिसऑर्डर बोल सकता है, और कभी कभी तो मैं भी नाखून खाता हूँ, तो वो कौन नर्वसनेस है या फिर वो वैसा है ना। है। ओके मतलब सर। इसको सीरियसली मत लेना, मतलब कभी कभी बोल रहा हूँ। अरे सर आप क्या तो नहीं बताया, हैं। हमको क्या पता, आपने ही बताया अभी। सही बात है ना, कभी कभी है ना कुछ सोच रहा होता हूँ तो मेरे मुंह अपन मतलब मेरे जो
नाखून है वो आ जाते हैं अपने आप। खैर कोई बात नहीं, है ना। सर भी ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं सारे हक अब बच्चों को ही दो ना, है क्या नहीं? सही Yes, sir. सही बात है। तो पर ट्रिकोटोलोमेनिया, पर पर नाखून खाते का है, अपन तो नाखून काट के थूक देते हैं। हाँ मतलब उसको देखो ये और सृष्टि अब बड़ी नहीं हुई है सृष्टि, तुम खाने मतलब अंदर नहीं, मतलब ऐसे कुतरना या फिर फेंकना, मतलब वो वाली बात। ये 21 की नहीं हो पा रही है सर। हाँ, नाखून मतलब खाना, मतलब पेट के अंदर नहीं, वैसा वाला। चलो, मैं जो चलो यहाँ तक बहुत हो गए नाखून खाना वाली बात। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, एच आर टी, सी बी टी, एस एस आर आई। एग्जाम्पल क्या है इसका? अ टीनेज गर्ल रिपीटेडली पुल्स हेयर फ्रॉम हर स्कैल्प एंड आईब्रोज लीडिंग टू बेल्ट पैचेस। आप देखते हो पैचेस आ जाते हैं। तो ट्रिकोटोलोमेनिया समझ में आ गया आपको? यस यस। सर। अभी एक्सकोरिएशन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, ये इसमें क्या है? देखो, ट्रिकोटोलोमेनिया में बॉडी में कहीं भी बाल हों वो खींचना, चाहे चाहे सर पे हो, चाहे आईब्रोज पे हो, चाहे हाथ पे हो। एक्सकोरिएशन में स्किन पिकिंग है, मतलब अपनी स्किन ही निकाल देते हो इतना जोर से वो। पिंच बोलते हैं कि नहीं? आप लोगों में पिंच बोलते हैं ना? चुटकी काटने को क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे बताओ। पिंची बोलते हैं सर। पिंची बोलते हैं ना, चलो ठीक है, मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें। वैसे मैंने काटी नहीं है किसी की, ठीक है, लेकिन तो समझ रहे हो आप कि इतनी जोर से चोटी काटते हैं कि लोगों का खून निकल जाता है। लोग मतलब दूसरों का नहीं, खुद का ही खून निकल जाता है, बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? यस Yes. सर। तो रिकरेंट पिकिंग एट वंस ओन स्किन लीडिंग टू लीजन्स, इतना जोर से चुटकी काटते हैं कि घाव हो जाता है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू स्टॉप बट बिहेवियर कंटिन्यूस। ट्रिगर क्या है? ओपन टेंशन बिफोर रिलीविंग आफ्टर पिकिंग। ट्रीटमेंट हैबिट रिवर्सल थेरेपी, एक्सरसाइज दे सकते हैं। अब वुमेन स्पेंड्स आर पिकिंग एट स्मॉल पिंपल्स क्रिएटिंग लार्ज सोर्स एंड स्कार्स। समझ रहे हो? क्या क्लियर है आपको? एक्सकोरिएशन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। यस सर। फिर हमारा लास्ट है स्पेस अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर। अगेन वही वाली बात कि क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा है। तो यूज्ड व्हेन सिम्टम्स डोंट फुली मीट क्राइटेरिया फॉर अबव डिसऑर्डर्स बट आर स्टिल significant, clinically significant. Example, obsessional jealousy, rituals due to culture specific beliefs। ये एग्जाम्पल्स कुछ हैं। ट्रीटमेंट है जैसा हम सीवियरिटी देखते हैं वैसा। इसका रीकैप और कर लो आप, मतलब जल्दी से पढ़ लो और थम्स अप करो, फिर इसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे फिर।